कहानी शुरू होती है एक बैटल के साथ, जहां 5 वॉरियर्स एक सिंगल आदमी से लड़ रहे होते हैं। ये आदमी रेड डिटेल्स वाली आर्मर पहने होता है और एक ह्यूज स्वॉर्ड पकड़े होता है जो क्लियरली वुंडेड लग रहा होता है। जैसे ही वो फैटल ब्लो देने जा रहा होता है, एक यंग लड़का कहता है, फाइट यहीं खत्म होती है। उसके साथी उसके पीछे आते हैं और अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं। ब्लू केप वाले वॉरियर की बड़ी तलवार धूप में चमक रही होती है। बिना किसी हेजिटेशन के वो अपना वेपन जोर से जमीन पर मार देता है, जिससे एक एक्सप्लोजन होता है जो जमीन को तोड़ देता है। हम देखते हैं कि वो लड़का जो टारगेट है बिल्कुल शांत खड़ा होता है जब कई अटैक्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं। तेजी से वो हवा में जंप करता है और अपनी बड़ी तलवार से सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है, इंश्योरिंग कि एक भी उसे टच न करे। थोड़ा दूर एक लंबी बालों वाली लड़की अपनी पावर एक्टिवेट करती है ताकि ब्लू केप्ड वॉरियर स्ट्रांग बना रहे। हमें पता चलता है कि उसने वॉरियर को ब्लेस किया है, जो अब पहले से भी ज्यादा डिटर्मिन्ड लग रहा है। वो दोबारा स्ट्राइक करता है और एक और बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो ग्रे आर्मर वाले यंग मैन को वॉल से टकरा देता है, उसे कॉर्नर छोड़ देता है जब एक सी ऑफ लाइट उसकी तरफ बढ़ता है। सबको सरप्राइज करते हुए वो बस ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखता रहता है, अपने मन में सोचता है कि वो इस वार को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। एक लाउड क्रैश होता है और हर तरफ डेब्रिस उड़ने लगती है। आग में जलती अपनी केप के साथ हवा में उड़ता हुआ प्रोटैगनिस्ट सोचता है, क्या सब कुछ खत्म हो गया? ब्लू स्काई की तरफ देखकर वो कहता है, शायद एक डेमन लॉर्ड के लिए यही सही एंड है। उसका जिस्म जमीन पर गिरता है और ब्लैकआउट के बाद जागते ही वो लड़का हैरान होता है कि इतनी आवाज क्यों हो रही है। अचानक एक आवाज किसी से कहती है, जल्दी से काम खत्म करो, क्योंकि ये डेमन लॉर्ड है और नहीं पता कब ये दोबारा अपनी पावर्स वापस ले लें। थोड़ा डिजी फील करते हुए हमारा लड़का उठता है और सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि वो अभी भी जिंदा है। उसके सामने ब्लू केप वाला वॉरियर खड़ा होता है घूरते हुए। जब वो डिसाइड कर रहा होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, प्रोटैगनिस्ट हल्की सी स्माइल करता है और सोचता है ये साला कितना हैंडसम है। ब्लॉन्ड वॉरियर इरिटेट हो जाता है और जिचमोर को कहता है कि ध्यान दे उसकी बात पर। फिर वो वॉर्न करता है कि वो सबको बता देगा कि इस लड़के ने कितने बुरे काम किए हैं। हमें पता चलता है कि उसने कुरुआमन ऑर्डर के हंड्रेड्स होली नाइट्स को मार दिया था, जिनमें अच्छे लोग भी थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ब्रूटैलिटी अभी तक रिवील नहीं हुई है। प्रोटैगनिस्ट सुनना बंद कर देता है और बस सोचता है कि ये आदमी कितनी कैजुअली बात करता है। जब दोबारा ध्यान देता है तो वॉरियर कहता है कि इतने पापों के लिए उसकी सजा होगी डेथ। गुस्से में जिक सोचता है कि यह सब बकवास सुनकर उसे इरिटेट हो रहा है, इवन थो ये सब सच है। लेकिन अगर वो बस सरेंडर कर दे तो उसके डेमन लॉर्ड टाइटल का क्या फायदा? जल्दी ही उसे उस की का यूज करना पड़ेगा जो फेट को डिस्टॉर्ट करती है, एक आखिरी वार के लिए अपने एनोइंग ओपोनेंट पर। हमें पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट के हाथों में एक ऐसी ब्लेड है जो किसी भी टारगेट की डेस्टिनी बदल सकती है और उनका फ्यूचर चेंज कर सकती है। वॉरियर जिसके सामने खड़ा है जस्टिस डिलीवर करने के लिए रेडी होता है और कहता है कि वो होप करता है कि अगले जन्म में ये लड़का अच्छा इंसान बन सके। जिच रिस्पॉन्ड करता है, बन जाऊंगा अगर चांस मिला, लेकिन आज नहीं। हम देखते हैं कि अटैक लगने के बाद भी वो लड़का खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट करना है। एक हाथ अपनी बैक के पीछे ले जाके वो ब्लेड एक्टिवेट करता है, जिससे एक ब्राइट पर्पल लाइट चारों तरफ फैल जाती है। अपने अपोनेंट की आंखों में देखते हुए वो कहता है, ये मेरा आखिरी वार है। ब्लॉन्ड लड़के की आर्मर में एक होल बन जाता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि उसकी स्किन पर ट्री रूट्स निकलने लगती हैं। गुस्से में वो पूछता है कि प्रोटैगनिस्ट ने ये कैसे किया। एक एवल स्माइल के साथ वो जवाब देता है, तुम्हारे फेस से लग रहा है कि ट्रिक काम कर गई। हार नहीं मानते हुए ब्लू केप्ड वॉरियर फिर से स्वॉर्ड से अटैक करता है और डेमन लॉर्ड की जिंदगी खत्म कर देता है। अपने मन में प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो बेकार में मरा, लेकिन उसे कोई रिग्रेट नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, एक विंडो से सनलाइट अंदर आ रही होती है जो बताती है कि नया दिन शुरू हो गया है। बेड में जिच बर्ड सॉन्ग से परेशान होकर उठता है, जो उसकी प्रेशियस नींद में बैरियर बन गई। अचानक उसे रियलाइज होता है कि वो कहाँ है और कंफ्यूज्ड हो जाता है जब वो अपनी लेग्स को देखता है जो एक चादर से ढकी होती हैं। फिर अपने हाथों को देखते हुए जिच उन्हें अपनी गर्दन तक ले जाता है जहां उसने फैटल ब्लो रिसीव किया था। वो जल्दी से बेड से उठने का फैसला करता है और मिरर के सामने रुकता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो दोबारा जवान हो गया है। क्यूरियस होके उसे वो बैटल याद आती है और वो कहता है कि उसे यकीन है कि उसने ग्लेन और उसके कंपेनियन से हार मानी थी और उसने फेट को डिस्टॉर्ट करने वाली की का यूज किया था उस लड़के पर, इससे पहले कि वो खींच कर ले जाया गया। लेकिन उसे याद नहीं आता कि उसके बाद क्या हुआ था। इधर उधर देखकर जिच कंक्लूड करता है कि अभी फिलहाल उसके पास सिर्फ एक ही बात कंफर्म है, माइनस कि वो अपने पास्ट में वापस आ गया है जब वो अभी भी अपने परिवार के साथ रहता था।
तो अब उसका अगला स्टेप होगा फैट को डिस्टॉर्ट करने वाली की को वापस पाना। तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है जब वो अपने माइंड में कंफ्यूजन में होता है। फुट स्टेप्स सुनकर वो सोचता है, कौन इतनी हिम्मत करता है कि एक नोबल फैमिली के बड़े बेटे के रूम में घुसा है। एक ब्लॉन्ड लड़का अपीयर होता है और उससे माय लॉर्ड कहकर पूछता है कि वो अब तक रूम से बाहर क्यों नहीं आया। जिच को याद नहीं आता कि ये लड़का कौन है, लेकिन वो स्माइल करता है क्योंकि कम से कम ये उसे रिस्पेक्ट देता है। वो लड़का फिर कहता है कि प्रोटैगनिस्ट तो यूजुअली सुबह सुबह ही बाहर चला जाता है क्योंकि अब उसकी पोजीशन ऐसी नहीं रही कि देर तक सोए। अपनी उंगली उठाते हुए हमारा लड़का अपने सर्वेंट को पास आने के लिए कहता है। लड़का तुरंत ओबे करता है और पूछता है कि क्या चाहिए। चुप रहते हुए प्रोटैगनिस्ट सिर्फ उसकी तरफ घूरता है और फिर एक जोर का पंच उसके फेस पे मार देता है। अपने गाल पे हाथ रख के लड़का पूछता है कि ऐसा क्यों किया, लेकिन जिच उसके पास आता है और हम देखते हैं उसके फेस पर एक डार्क एक्सप्रेशन, जिससे ब्लॉन्ड लड़के को समझ आ जाता है कि उसकी तो लग गई। अचानक बूट्स उसके बॉडी पे लगती हैं और वो जोर से ग्राउंड पे गिरता है। गुस्से में भरा प्रोटैगनिस्ट उसके सिर पे लगातार किक्स मारने लगता है बिना रुके। लड़का उठने की कोशिश करता है, रोते हुए माफी मांगता है और एक वॉइस सुनाई देती है पूछते हुए कि क्या हो रहा है माइनस। लेकिन कुछ फायदा नहीं, यंग मैन कंटिन्यू करता है बीट करना तब तक जब तक कोई रूम में एंटर नहीं करता। ब्लॉन्ड लड़का तुरंत सर हॉल्टन के बाहों में भाग जाता है। वहां खड़े आदमी कहता है कि उसने एक सवाल पूछा था जो प्रोटैगनिस्ट को इरिटेट करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी इंसल्ट हुई है। सायन अप्रोच करता है लड़के और उस आदमी के पास और पूछता है कि यंग मैन जवाब क्यों नहीं दे रहा। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा मॉकिंग लुक के साथ कहता है कि हलीम थोड़ा रूड है। आदमी पूछता है, तो क्या तुम मुझे भी पीटोगे? स्माइल करते हुए लड़का कहता है, क्यों नहीं, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो अपने मास्टर को नहीं मानता उसे रिस्पेक्ट सीखनी चाहिए। वॉरियर पूछता है क्या उसमें स्किल है ये धमकी पूरी करने का। जिच थोड़ा पीछे हटता और मानता है कि करंट स्टेट में वो उसे नहीं हरा सकता, लेकिन एक मास्टर होने के नाते वो एक छोटी सी बस्ती से आए इंसान को बिना पनिशमेंट के नहीं छोड़ सकता जो उसकी बात नहीं मान रहा। गुस्से में हॉल्टन पूछता है क्या लड़के को पता भी है कि वो किससे बात कर रहा है। तभी एक टेबल क्लॉथ उसके फेस पे उड़ जाता है। सर कवर्ड होने के कारण वो स्ट्रगल करता है और पूछता है ये क्या ट्रिक है। डेस्परेट होकर ब्लॉन्ड लड़का वॉरियर का नाम चिल्लाता है। हम देखते हैं प्रोटैगनिस्ट हवा में दिखाई देता है, एक फ्लावर पॉट के साथ स्ट्राइक करने रेडी है जो सिर पे लगते ही टूट जाता है। अपने हाथ पहुंचते हुए और अपोनेंट को जमीन पे देखते हुए हमारा लड़का कहता है ताकत सब कुछ नहीं होती, और छोटे ब्लॉन्ड लड़के की तरफ देखकर कहता है अब तू वापस वही कर सकता है जो पहले कर रहा था। बेचारा लड़का कोल्ड स्वेट में होता है जब एक और पंच उसके फेस की तरफ आता है। रूम के बाहर से हेल्प के लिए चिल्लाते हुए आवाजें सुनाई देती हैं। लेटर एक और जगह जिच दो बड़े दरवाजों के सामने रुकता है। उसे याद आता है कि पहले उसे कितना डर लगता था इस रूम में घुसने से। दरवाजे खोलने से पहले वो कहता है कि अब उसे कुछ भी फील नहीं होता। रूम के अंदर 5 लोग उसे घूरते हैं, माइनस उनमें वो लड़का भी होता है जिसे उसने पीटा था और हॉल्टन भी जो अब होश में आ गया है। हॉल्टन की आंखों में हमें प्योर रेज दिखाई देता है। उसे याद आता है वो मोमेंट जब एक रेड हेयर्ड लड़के ने उसे वार्न किया था कि ये बात पहले से उसके फादर तक पहुंच चुकी है। माइनस जो एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड था ये सुनकर कि स्टील वॉल हाउस में रात को ऐसी चाइल्डिश तरीके से डिफीट हो गई। हमें पता चलता है कि वो लड़का ग्रेग स्टील वॉल है, माइनस उसका हाफ ब्रदर। ग्रेग उस आदमी के चेहरे पे हाथ रखकर कहता है क्या उसने कुछ गलत किया, और वॉर्न करता है कि अगर नहीं तो वो अपना सिर ऊपर रखे, माइनस क्योंकि सामना उसके हाफ ब्रदर से हो रहा है। वापस प्रेजेंट मोमेंट में थ्रोन पे बैठा हुआ आदमी कहता है माइनस प्रोटैगनिस्ट देर से आया है। द मैन कोई और नहीं बल्कि काउंट बोडो स्टीलवॉल है, हमारे लड़के का असली बाप। नाक से जोर से सांस लेते हुए और आंखों को घुमाते हुए जिच पूछता है कि उसे बुलाया क्यों गया। उसका ये एटीट्यूड देखकर उसके फादर आंखें टेढ़ी कर लेते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें मुझसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। लेकिन बिना किसी परवाह के लड़का कहता है कि उसे कोई रिस्पेक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सामने वाला आदमी तो ये तक नहीं मानता कि वो उसका बाप है। फिर वो ये भी पूछता है कि ऐसे घटिया बर्ताव के साथ वो कैसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं काउंट का टाइटल इनहेरिट करूं। लड़का डाउट के साथ पूछता है कि इनहेरिट कहकर वो क्या कहना चाह रहा है। क्या वो सच में उसे अपना लेजिटिमेट बेटा मानने का प्लान बना रहा है। ये सुनकर लॉर्ड स्टीलवॉल का गुस्सा बढ़ जाता है, लेकिन उसकी वाइफ अपना हाथ उसके कंधे पर रखती है और कहती है कि उसने पहले ही वार्निंग दे दी थी लड़के के बिहेवियर के बारे में। वो औरत का नाम फ्लोरल स्टीलवॉल है और वो जिच की स्टेपमदर है। वो कहती है कि प्रोटैगनिस्ट हमेशा से ही रूड और डिसरिस्पेक्टफुल रहा है। उसकी बातें सुनकर हमारा लड़का अपनी मुट्ठी कस लेता है क्योंकि उसे क्लियरली याद है कि ये औरत और उसका बेटा कितने क्रूएल थे और हमेशा उसे हटाने की कोशिश करते थे। अपना एटीट्यूड बदलते हुए लड़का झुकता है और कहता है कि यह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फिर वो फ्लोरल को मदर कहकर फेक स्माइल करता है।
फ्लोरल गुस्से भरी ब्लडशॉट आंखों से उसे घूरती है। जिक्स फिर कैजुअली पूछता है कि क्या उसे हॉल्टन और उस ब्लॉन्ड लड़के की वजह से बुलाया गया है, और अपनी पीठ घुमाकर अपने फादर से माफी मांगता है, कहकर कि उसे तलवार उठाते वक्त गलती हो गई। लड़का और नाइट दोनों सीन देख रहे होते हैं, ये समझने की कोशिश करते हुए कि अब क्या होने वाला है। ऑडो की आंखें चौंक जाती हैं और ग्रेग भी कोल्ड स्वेट में आ जाता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी तलवार ब्लॉन्ड लड़के की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि वो यहीं पर अपनी गलती का सफाया करेगा। हमें पता चलता है कि उस यंग लड़के का नाम हंस है और वो स्टील वॉल फैमिली का सर्वेंट है। फैमिली के हेड उठकर खड़े हो जाते हैं और चिल्लाते हैं कि वो लड़का उनके सामने तलवार कैसे निकाल सकता है। ये देखकर उनका दूसरा बेटा स्माइल करता है। घूमते हुए जिक कहता है कि जो भी स्टील वॉल फैमिली के नाम पर इंसल्ट करेगा उसे मरना ही होगा, और उससे लगा था कि इसी वजह से ये मीटिंग रखी गई है। लड़के की स्टेपमदर फ्लोरल डिस्कशन में घुसती है और जिच को रुकने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पता है कि हंस ने कभी उसे इंसल्ट नहीं किया। प्रोटैगनिस्ट तलवार जमीन पर रख देता है और पूछता है, तो क्या तुम लोग कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ब्लॉन्ड लड़का पैनिक में सोचता है कि अगर उसने कुछ गलत बोल दिया तो उसकी तो बंद बच जाएगी और कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। तभी डेमन लॉर्ड सोचता है कि काउंटेस हंस को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रही है। तब हॉल्टन आगे बढ़ता है और कहता है कि हंस सच बोल रहा है और प्रोटैगनिस्ट सच में झूठ बोल रहा है। जिक स्माइल करता है, जैसे उसे ये एक्सपेक्ट नहीं था। फ्लोरल आगे आती है और पूछती है, क्या हॉल्टन श्योर है? वो कहता है, हाँ, क्योंकि सच ये है कि हंस और मैं दोनों को बिना किसी रीजन के इस लड़के ने अटैक किया। मॉकिंग टोन में हमारा लड़का कहता है, फनी है। हॉल्टन कहता है कि उसे जैसे इंसान ने उस पर अटैक किया, लेकिन वो ये भी पूछता है कि क्या लड़का गलती एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड भी है या नहीं। हॉल्टन कहता है कि उसने सिर्फ सच बोला। जिक्स पूछता है कि क्या हॉल्टन सच में इंसिस्ट करेगा कि वो इनोसेंट है। अगर ऐसा है तो इस सिचुएशन का सोल्यूशन सिर्फ एक ड्यूल हो सकता है। नाइट इरिटेट होकर पूछता है, क्या लड़का सीरियसली ड्यूल की बात कर रहा है? अपनी तलवार उस आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए प्रोटैगनिस्ट अपने फादर से पूछता है, क्या ये सही सोल्यूशन नहीं है? और कहता है, अगर मैं ड्यूल हार गया तो मैं हेयर बनने का चांस भी खो दूंगा। उसका फादर कहता है कि वो ड्यूल को परमिशन देता है। हॉल्टन दांत भींचते हुए कहता है कि वो अपने लॉर्ड का हुक्म मानेगा। हमारा लड़का स्माइल करता है और अपने फादर का शुक्रिया अदा करता है। जाते वक्त जिज कहता है कि उसे बैटल का टाइम और जगह बताया जाए। अपने मन में सोचता हुआ बोर्डो कहता है कि वो तो सिर्फ अपने बेटे को डांट कर वापस भेजने का प्लान बना रहा था, लेकिन अब ये परफेक्ट मौका हो सकता है ग्रे को हेयर बनाने का। रूम छोड़ते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो ऑलमोस्ट अपना डिसीजन बदल चुका था, क्योंकि उसे समझ आ गया कि चाहे वो जीत भी जाए उसे वो नहीं मिलेगा जो वो चाहता है। उसका फादर पूछता है, क्या तुम काउंट का टाइटल की बात कर रहे हो? लड़का बस कहता है, अब कहने को कुछ बचा ही नहीं, आप कभी नहीं समझोगे। तो इस केस में वो ड्यूल के दिन मिलेंगे। घर के बाहर अपनी एबिलिटीज टेस्ट करते हुए जिक सोचता है कि अब वो एक 19 साल के लड़के के बॉडी में है, जो पहले बहुत कमजोर, सिंपल और नाइफ था, जो सिर्फ अपने पापा की अप्रूवल चाहता था और तलवार चलानी भी नहीं जानता था, क्योंकि उस आदमी ने उसे फेंसिंग लेसन्स लेने तक नहीं दिए थे। उस वक्त उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके अंदर कितनी मैसिव और डिस्ट्रक्टिव पावर छिपी हुई है। हमें पता चलता है कि हर इंसान के पास माना की एक लिमिट होती है, लेकिन जिज की लिमिट एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। जब वो अपनी पावर का यूज करता है उसके सीने में दर्द होता है। अचानक एक एक्सप्लोजन होता है जो उसे पीछे जमीन पे फेंक देता है। वो सोचता है कि जैसे एक्सपेक्टेड था, डेमन लॉर्ड बनने के बाद जो माना लेवल था उस लेवल पे तुरंत वापस आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस टाइटल को पाने के लिए उसे कई ट्रायल से गुजरना पड़ा था। और ये रिमार्केबल था कि एक के बाद एक चीजें उसके साथ होती रही, जैसे किसी ने सब कुछ पहले से प्लान किया हो। हमारे यंग मैन ने डिसाइड किया कि वो जमीन से उठता है, फिर ग्रे को ऑर्डर देता है कि वो उसकी स्पाइन बंद करे और चला जाए। उसका हाफ ब्रदर हैरान होता है कि जिच को उसकी प्रेजेंस का कैसे पता चला। जब वो एक ट्री के पीछे से निकलता है तो पूछता है, क्या जिच ने अपनी माना फाइनली अवेकन कर लिया है, और क्या वो सच में बिलीव करता है कि वो ड्यूल जीत सकता है और टाइटल इनहेरिट कर सकता है। अपनी करंट स्किल्स के साथ ग्रेव मुस्कुराता है और पूछता है कि उसका छोटा भाई अचानक इतना डिफरेंट क्यों बिहेव कर रहा है, जबकि पहले वो सिर्फ चुपचाप रहता था और रिवॉर्ड का इंतजार करता था। प्रोटैगनिस्ट अपने हाफ ब्रदर के पास जाता है और उसकी आंखों में सीधा देखता है। उसके चेहरे पर वेन्स उभर जाती हैं और वो कहता है कि उसे पता है ग्रेग डर रहा है कि कहीं वो टाइटल इनहेरिट ना कर ले, लेकिन रेड हेयर्ड लड़का इस बात से इनकार करता है। फिर कहता है कि अगर वो जिच जैसे किसी को हैंडल नहीं कर सकता तो उसे वैसे भी टाइटल छोड़ देना चाहिए। जिच अपना हाथ उस लड़के के कंधे पर रखता है और पूछता है, क्या वो इस बात में श्योर है, क्योंकि अगर हाँ तो उसे अपने बड़े भाई की इच्छा पूरी करनी होगी और सक्सेशन डिस्प्यूट को एक ज्यादा फोर्सफुल तरीके से सेटल करना पड़ेगा, जैसे उसकी अपब्रिंगिंग हुई थी। प्रोटैगनिस्ट का हाथ हटाकर
ग्रेग पूछता है क्या वो सच में उसे ड्यूल के लिए चैलेंज कर रहा है। हमारा यंग मैन फिर पूछता है कि उसका जवाब क्या है, और उसका भाई कहता है कि उसके पास मना करने की कोई वजह नहीं है। जाते हुए ब्लैक हेड बॉय कहता है कि सब डिसाइड हो चुका है और वो टाइम और जगह डिसाइड करेगा। ड्यूल का दिन आता है जिच और हॉल्टन के बीच। बैटलफील्ड के सेंटर में एक आदमी चिल्लाता है कि उसने पिछली बार वाली लेसन को सीरियसली लिया था, लेकिन अब उसकी बारी है लड़के को लेसन देने की, और आज वो दिखाएगा कि विक्ट्री या डिफीट को स्किल्स डिसाइड करती है। अपनी तलवार पकड़ के हमारा यंग मैन सोचता है कि उसका ओपोनेंट बोल क्या रहा है। तभी कोई और धीरे धीरे आता है, एक ग्रे हेयर्ड नाइट, जो पूछता है क्या हॉल्टन रेडी है। हॉल्टन तुरंत हाँ कहता है, जबकि प्रोटैगनिस्ट उसे मॉकिंगली देखता है। नाइट अनाउंस करता है कि ड्यूल शुरू हो चुका है। बिना टाइम वेस्ट किए हॉल्टन चार्ज करता है और जिच भी वही करता है। दोनों सामने सामने रुक जाते हैं और स्वॉर्ड फाइट शुरू होती है। अपने अपोनेंट के अटैक को ब्लॉक करते हुए हमारा लड़का कहता है कि सबके बावजूद वो अभी भी एक नाइट है। ये सुनकर हॉल्टन के दिमाग में कुछ ट्रिगर होता है और वो तुरंत स्माइल करता है। अपनी तलवार उठाकर फेटल ब्लो देने से पहले वो कहता है, सर कैसा लग रहा है? अब जब तुम्हें समझ आ गया है कि अगर हम फेयर फाइट करें तो तुम कभी नहीं जीत सकते। हॉल्टन के स्ट्राइक्स की वजह से जिच को पीछे हटना पड़ता है। नाइट बिना हेजिटेशन के एक और ग्लोइंग रेड अटैक करता है। प्रोटैगनिस्ट बच जाता है, लेकिन क्लियर होता है कि अब उसके पसीने छूट रहे हैं, जबकि हॉल्टन अभी भी स्माइल कर रहा है। रिजर्व एरिया में स्टील वुल्फ फैमिली के मेंबर्स फाइट देख रहे होते हैं। हमारा लड़का एक और हिट लेता है और एक आदमी बोर्डो से कहता है कि उसका बेटा एक्सपेक्टेड से बेहतर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसने कई अटैक्स ब्लॉक किए हैं। फ्लोरलिन कहती है कि फिर भी नाइट के पास एडवांटेज है। एल्डर एग्री करता है, कहता है कि एंड में जिच ने कभी प्रॉपर्ली स्वॉर्ड की आर्ट नहीं सीखी, जबकि एक और उन्हें गुस्से से घूरता है। बॉय का फादर चुपचाप सब देख रहा होता है। ऑडियंस में क्राउड हॉल्टन का नाम चैंट करता है, डिमांडिंग कि वो लड़के को फिनिश करे। स्माइल करते हुए नाइट पूछता है क्या प्रोटैगनिस्ट ये सुन सकता है, फिर कहता है कि अब उसका फर्ज है कि वो स्पेक्टेटर्स को वही दे जो वो चाहते हैं। एक अलग मूवमेंट से हॉल्टन अपने आप को लड़के के ब्लॉक से फ्री करता है, और जब वो एक और स्ट्राइक देने जा रहा होता है तो वो कहता है कि अगर लड़का चाहता है कि उसका बॉडी सेफ रहे तो उसे तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए। अपनी तलवार पकड़े हुए, जो एक ब्लू शेड में चमक रही थी, हमारा यंग लड़का कहता है कि सरेंडर करना तो ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि उसकी फाइट तो अभी शुरू हुई है। अपने माइंड में जिक सोचता है कि उसे नहीं पता कि ये ट्रिक काम करेगी या नहीं, पर उसे ट्राई करना पड़ेगा। हॉल्टन जब देखता है कि लड़का उसकी तरफ एडवांस कर रहा है तो वो स्टन हो जाता है, क्लियरली समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। हमारा लड़का एक स्ट्राइक अनलीश करता है जिसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ द सेंसेस, जो फाइनली नाइट के फेस से स्माइल हटा देता है। फास्ट मूवमेंट के साथ हॉल्टन जितना हो सके उतनी कोशिश करता है लाइट की वेव से बचने की। वो सक्सेसफुली बच जाता है, लेकिन ग्राउंड कंप्लीटली क्रैक हो चुका है। अभी भी अपनी स्वॉर्ड पकड़े हुए प्रोटैगनिस्ट का बॉडी ट्रैम्बल करता है क्योंकि उसकी माना अभी भी अनस्टेबल और आउट ऑफ कंट्रोल है। दोनों एक दूसरे को दूर से घूरते हैं। शॉक्ड स्पेक्टेटर्स सोच रहे होते हैं कि क्या उन्होंने वाकई ये सब देखा। वहीं ओल्ड फैमिली सर्वेंट वंडर करता है कि क्या ये वाकई में सेंस एक्सटेंशन टेक्निक थी, एक ऐसी स्किल जिसमें बंदा अपने बॉडी और स्वॉर्ड को माना के साथ सिंक करता है और उसे अपने हाथ और पैर का एक्सटेंशन बना के मूव करता है। स्वेटिंग कोल्ड हॉल्टन अपने माइंड में सोचता है कि लड़के ने कब ये टेक्निक सीखी, और कंक्लूड करता है कि उसके माना का यूज अभी भी स्लॉपी है और मूवमेंट्स आउट ऑफ सिंक हैं। तो जब तक उसका ओपोनेंट सिर्फ जिक स्टील वॉल है, इट्स टाइम टू स्टॉप प्लेइंग। हॉल्टन दोबारा चार्ज करता है, इस बार उसकी स्वॉर्ड फ्लेम्स रिलीज कर रही होती है। वो अपना वेपन प्रोटैगनिस्ट की तरफ एम करता है, डिटरमिन्ड टू एंड द फाइट, और एक फियर स्ट्राइक लॉन्च करता है। लेकिन उसके सरप्राइज के लिए हमारा लड़का उसे आसानी से डॉज कर लेता है। हॉल्टन फिर रिवील करता है कि उसके पास एक और सरप्राइज है और चिल्लाता है कि अब देखते हैं तू इसे कैसे डॉज करेगा, और एक और स्ट्राइक लॉन्च करता है। इस बार जिच के पास कोई वे आउट नहीं होता। एक ह्यूज एक्सप्लोजन होती है ड्यू टू द स्ट्राइक कॉल्ड पियर्सिंग स्पेस। हमारा लड़का एक बड़े क्रेटर में अपनी बैग के साथ पड़ा होता है जो उसके बॉडी के इम्पैक्ट से बना होता है। सारे स्पेक्टेटर्स चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि हॉल्टन से यही एक्सपेक्ट किया था। हॉल्टन स्माइल करता है और बोलता है कि रिजल्ट पहले से डिसाइड हो चुका है, तो अब जिच को अपनी जान और रिस्क पे नहीं लगानी चाहिए। तभी कुछ ग्राउंड पे गिरता है प्रोटैगनिस्ट की स्वॉर्ड। वो उठता है और कहता है कि इस बॉडी के साथ वो अपने ओपोनेंट को टेक्निक से नहीं हरा सकता, पर रियल कॉम्बैट से हरा सकता है। बिना हेजिटेशन के वो नाइट की तरफ फुल स्पीड में चार्ज करता है और अपनी स्वॉर्ड को ग्राउंड पर ड्रैग करता है, जिससे डस्ट उठता है, इंक्लूडिंग नाइट के फेस में। प्रोटैगनिस्ट इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है जब उसका ओपोनेंट ब्लाइंड हो जाता है, और फुल फोर्स से उसे बॉडी से अटैक करता है, ब्रूटली उसे ग्राउंड पे स्लैम करता है। हॉल्टन अभी भी ब्रीथ कर रहा होता है और बैठ के अपनी आंखों को वाइप करता है। गुस्से में कहता है कि ये स्ट्राइक सिर्फ एक चीप ट्रिक थी, पर तभी रियलाइज करता है कि जिच की स्वॉर्ड का टिप उसके नेक पे पॉइंटेड है। लड़का फिर पूछता है कि क्या वो रियल लाइफ बैटल हारने के बाद भी यही बोलेगा। नाइट उसे घूरता है बिना कोई वे आउट के
और कहता है, मैं सरेंडर करता हूँ। हमारा लड़का कहता है कि उसकी हार की वजह सिर्फ उसका एरोगेंस और फियर था, स्टील वॉल फैमिली के एल्डेस्ट सन को मारने का डर। पर अगर वो सीख ले तो वो स्ट्रांग बन सकता है। ग्रे हेयर्ड नाइट आगे आता है और डिक्लेयर करने वाला होता है विनर, जिससे स्पेक्टेटर्स और प्रोटैगनिस्ट का हाफ ब्रदर दोनों एंग्जियस हो जाते हैं। मैन फाइनली अनाउंस करता है, विनर इज जिक स्टील वॉल। क्राउड आउटेज में चिल्लाता है कि ये अनफेयर है, लड़के ने चीटिंग की जो नाइट्स कोड के अगेंस्ट है। प्रोटैगनिस्ट मॉकिंगली कहता है, जो मैटर करता है वो है जीतना। ऊपर बोडो पूछता है कि उसका बेटा माना टेक्निक्स यूज करना कब सीखा जब किसी ने उसे सिखाया ही नहीं। साइड में सर्वेंट कहता है, क्या आपने नोटिस नहीं किया, जिच के पास हमेशा से नेचुरल टैलेंट था। ग्रेग फ्यूरियस होता है, सोचता है कि ये कैसे हो सकता है कि उसका हाफ ब्रदर अब भी खड़ा है उस पावरफुल स्ट्राइक के बाद। पर तभी कोई उसका नाम चिल्लाता है। बैटलफील्ड में प्रोटैगनिस्ट उसे बुलाता है, कहता है कि अब टाइम आ गया है उनके ड्यूल का जो पहले फिक्स हुआ था, और उसने बोला था कि वो टाइम और प्लेस डिसाइड करेगा। स्टील वॉल फैमिली का हेड आर्म्स क्रॉस करके पूछता है कि ये क्या नॉनसेंस बोल रहा है। इन रिस्पॉन्स लड़का पूछता है कि उसके फादर क्यों डम बन रहे हैं जब उन्होंने खुद ही ड्यूल अप्रूव किया था। दो यंग मेन कंफ्यूजन में कहते हैं कि इसका मतलब ये रूमर्स सच थे कि दोनों ब्रदर्स काउंट टाइटल के लिए लड़ने वाले हैं। वे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कैसे जिच फिर से ड्यूल करना चाहता है जबकि वो इंजर्ड है। चिल्लाते हुए प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि ग्रेग किस बात का इंतजार कर रहा है, अभी तक नीचे क्यों नहीं आया। ऐसी कावर्ड वाली एटीट्यूड सिर्फ उसकी बेइज्जती कर रही है। लड़के के फादर फिर उसे नीचे आने को कहते हैं, जिससे वो हैरान रह जाता है। बोडो फिर पूछता है, क्या वो वाकई अपने इंजर्ड हाफ ब्रदर से लड़ने से डर रहा है। अपने फादर की बेइज्जती ना करने के लिए रेड हेयर्ड बॉय नीचे आने का फैसला करता है। हमारे लड़के के पास आके वो सोचता है कि वो ऐसे मुस्कुरा क्यों रहा है। तलवार उठाते हुए वो अब सोचता है कि उसका भाई जैसे पहचाना ही नहीं जा रहा। तभी जिच उसका नाम लेकर कहता है कि क्या वो वही खड़ा है इसलिए क्योंकि उसे लग रहा है कि पहला अटैक उसकी तरफ से आएगा, और अगर ऐसा है तो एक बड़े भाई होने के नाते वो पहला कदम लेगा। ग्रेग देखता है कि उसका भाई तेज स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है और ठंडे पसीने से भर जाता है, पर पहला वार वो सफलता से ब्लॉक कर लेता है। तब उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट अपने अटैक में स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहा, जैसे कि उसे अपने भाई से वैसे भी कुछ अलग एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था। वो काउंटर अटैक करता है और कहता है कि वो ही हेयर हाउस स्टील वॉल बनेगा। अचानक हमारा लड़का दांत घिस के कहता है कि इंजरीज की वजह से वो माना फिर से यूज नहीं कर पाएगा। तो अगर उसे इस फाइट को खत्म करना है तो एक ही तरीका है। जिच जोर से हंसी छोड़ता है और हम देखते हैं कि किसी का स्ट्रॉबेरी जूस जमीन पर टपकना शुरू हो गया है, जो कि उसी का है। उसने ग्रेग की तलवार का ब्लेड पकड़ लिया है और पूछता है क्या उसे मार्च ऑफ डेथ पता है। अपनी पावर एक्टिवेट करके सिर्फ एक हाथ से वो अपने छोटे भाई की तलवार तोड़ देता है, ग्रेग को स्पीचलेस छोड़कर। अपनी सबसे डार्क नजर के साथ प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अगर ग्रेग अब सरेंडर नहीं करता तो आज उसका आखिरी दिन होगा, और बिना किसी हेजिटेशन के वो तलवार के हिल्ट से उसके चेहरे के बीच में जोर का वार करता है। रेड हेड बॉय जमीन पे पोटैटो की तरह गिर जाता है, दर्द में कराहता है और उसका एक दांत भी टूट गया होता है। तब जिच तलवार जमीन में घुसा देता है उसके सिर के पास और उसके सामने खड़ा होकर उसे डरावनी नजर से घूरता है। रोते हुए प्रोटैगनिस्ट का हाफ ब्रदर कहता है कि वो सरेंडर करता है। नाइट, जो विनर अनाउंस करता है, आगे आता है और सबको बताता है कि हमारा लड़का फिर से जीत गया है। स्पेक्टेटर्स बिल्कुल शॉक्ड और डिसबिलीफ में होते हैं, जबकि ब्लैक हेड लड़का अपने फादर की तरफ देखकर कहता है कि उसने जीत लिया है। तो अब उसके फादर को अपना प्रॉमिस फुलफिल करना चाहिए और उसे लेजिटिमेट हेयर मान लेना चाहिए। गुस्से से बोडो चिल्लाता है और पूछता है कि एक छोटी सी ड्यूल कैसे किसी चीज का फैसला कर सकती है। तब किसी और ने कहा कि जिच दोनों ड्यूल्स जीता है, तो क्या वो आदमी अपना प्रॉमिस इतनी डिसऑनरेबल तरीके से तोड़ देगा। किसी सरप्राइज के बिना प्रोटैगनिस्ट अपनी फैमिली रिंग उंगली से निकालकर अपने फादर की तरफ फेंकता है और कहता है कि उसने कभी टाइटल चाहा ही नहीं था। रिंग घूमती हुई स्टील वॉल फैमिली के हेड के पैर के पास रुक जाती है और वो बस सोचता है कि उसका बेटा कितना रेकलेस है। फ्लोरल बीच में आती है और अपने हस्बैंड से शांत रहने को कहती है, लेकिन वो गुस्से में चिल्लाता है और पूछता है कि इस एटीट्यूड का मतलब क्या है। तब जिच डिक्लेयर करता है कि वो इस फैमिली को अब छोड़ रहा है। कोई ग्रेग को एरेना से ले जा रहा होता है, लेकिन जिच उसे कहता है कि वो कभी ना भूलना कि एक फाइट जीतने के लिए मौत से कभी नहीं डरना चाहिए, स्पेशली स्टील वॉल काउंटी के बॉर्डर्स पे जो हमेशा अटैक में रहते हैं। तो अगर वो अपने घर को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो उसे और स्ट्रांग बनना पड़ेगा। रेड हेयर बॉय पीछे तक नहीं देखता, बस चला जाता है। हमारा लड़का अपने भाई के सर्वेंट के पास जाता है और बिना पूछे उसके बेल्ट से एक पोशन ले लेता है। पोशन पीकर उसकी चोट ठीक होने लगती है और वो प्रार्थना करता है कि हाउस स्टील वुल्फ आज की सीख कभी न भूले।
थोड़ी देर बाद मैंशन के गेट के बाहर जिच जाने के लिए तैयार होता है, पर डिसाइड करता है कि पहले हंस पे कुछ प्रैंक करना पड़ेगा। हंस की आंखें फैल जाती हैं जब वो कुछ अपनी तरफ आता देख रहा होता है। हम कुछ घंटे पहले चलते हैं, जब लड़का एक बास्केट में कपड़े ले जा रहा होता है और हमिंग करता हुआ हॉलवे में चलता है, जब जिच उसके सामने आ जाता है। क्योंकि अंधेरा होता है, हंस पूछता है हुज देयर और प्रोटैगनिस्ट को देखकर पैनिक कर जाता है। पर हमारा लड़का कहता है कि वो उसे अपना सर्वेंट बनाएगा और अगर उसने मना किया तो वो उसे वहीं पे ख़त्म कर देगा। कोई ऑप्शन ना होने पर यंग मैन कहता है कि वो उसके साथ चलेगा। इन प्रेजेंट मोमेंट हमें पता चलता है कि जो चीज़ सर्वेंट को लगी थी वो एक्चुअली प्रोटैगनिस्ट का सूटकेस था, जो उसने उससे बोला उठाने के लिए। जैसे ही वो दोनों चलना शुरू करते हैं, हमारा बॉय सोचता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो उस सर्वेंट को माफ़ कर रहा है जिसने उसका इंसल्ट किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा ही दयालु है। हंस की तरफ देखते हुए वो अपने मन में कहता है कि ये लड़का फ्यूचर में काम आएगा, पर सबसे पहले उसे अपनी स्टैमिना बढ़ानी होगी और ट्रेनिंग लेनी होगी। जोर से बोलकर वो कहता है कि अब से हंस उसे सिर्फ लॉर्ड जिच कहकर बुलाए। हंस फिर पूछता है कि प्लान क्या है, पर डेमन लॉर्ड कहता है कि अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही कि उनकी पहली स्टॉप पॉटी टेरिटरी होगी। उसके बाद जहां जिंदगी ले जाए वहीं जाएंगे, क्योंकि अब वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेगा। कुछ देर बाद जब वो अपने घर से दूर होते हैं, हंस प्रोटैगनिस्ट का ध्यान खींचता है और कहता है कि ये वो रास्ता नहीं है जो लोग यूजुअली फॉलो करते हैं। जिक्स कहता है कि उसे पता है, पर ओरिजिनल रास्ता बहुत ज्यादा घूमता है, जबकि सीधा रास्ता चलना आसान है। हंस कहता है कि इस एरिया में मॉन्स्टर्स घूमते हैं, पर हमारा बॉय कहता है कि वही तो रीजन है कि वो इस तरफ आए हैं, जिससे हंस का पसीना छूट जाता है। अचानक एक आवाज हंस के कान में पड़ती है और वो अपने आप को समझाता है कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया। वो दोनों थोड़ा और फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं। हंस डर से पागल हो रहा होता है और जल्दी से वहां से निकलना चाहता है। तभी जिक्स उसे बुलाता है और उसके हाथ में एक तलवार दे देता है, बोलता है कि अब उसका टेस्ट का टाइम आ गया है। हंस कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि वो किस टेस्ट की बात कर रहा है, पर जिक्स सिर्फ कहता है कि पीछे देखो। जैसे ही हंस मुड़कर देखता है, उसका चेहरा पैनिक में आ जाता है। झाड़ियों के बीच एक क्रिएचर जिसके आंखों में लाल रोशनी है छुपा हुआ होता है। वो एक गॉब्लिन है जो उन्हें देखकर मुस्कुराता है, जिससे हंस के पैर कांपने लगते हैं। डर के मारे हंस कहता है कि उसे स्वॉर्ड चलानी नहीं आती और क्या वो कोई बड़ा वेपन यूज कर सकता है। जिक्स कहता है कि रोना बंद करो, वरना लात पड़ेगी, जो शायद उसके लिए अच्छा भी हो। थक कर वो गॉब्लिन अटैक करता है, जिससे हंस चिल्लाता हुआ इधर उधर भागता है, जबकि मॉन्स्टर साइज में छोटा ही होता है। हमारा बॉय सोचता है कि ये एक्सपेक्टेड से ज्यादा मेहनत का काम है। अचानक गॉब्लिन उसकी तरफ घूमता है, पर जिक्स एक स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर पीछे गिर जाता है। अब दोनों गॉब्लिन और हंस जमीन पर पड़े हैं। खुद उठकर हंस चीखता है कि जिक्स उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जिसका जवाब आता है क्योंकि तू वीक है और अगर वो सिर्फ बोझ बनेगा तो वो सर्वेंट नहीं बन सकता। जिक्स उसे एक हीलिंग पोशन देता है और कहता है कि उसे ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सके, और फिर वॉर्न करता है कि गॉब्लिन सिर्फ बेहोश है, जल्द ही उठ जाएगा। कुछ वक्त बाद जमीन पे कई एम्प्टी पोशन बॉटल्स दिखते हैं। अब हंस स्वॉर्ड को एक वॉरियर जैसे पकड़कर मॉन्स्टर के सामने खड़ा है। ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर वो फुल स्पीड में चार्ज करता है। गॉब्लिन उसकी हिम्मत देखकर मुस्कुराता है, जो उसके लिए गलती साबित होती है। मॉन्स्टर हंस का अटैक ब्लॉक करता है और अपने क्लब से उसे हिट भी करता है। गुस्से में हंस क्रिएचर की लाल आंखों में घूरता है और मॉन्स्टर भी मुस्कुराता है, लेकिन इंप्रूवमेंट दिखता है जब हंस मॉन्स्टर के अगले अटैक से आसानी से बच जाता है विथ प्रिसीजन एंड एजिलिटी। जिक्स की आंखें खुल जाती हैं, इम्प्रेस्ड होकर सोचता है कि ये लड़का बिगिनर होने के बावजूद कुछ तो टैलेंट रखता है। गॉब्लिन रॉन्ग डायरेक्शन में देखता रहता है, कंफ्यूज्ड होकर, जब उसे महसूस होता है कि अब उस पर हार्ट अटैक होने वाला है। हंस उसके पीछे आकर फुल रेज में उसकी तलवार गॉब्लिन के सिर के बीच घुसा देता है। मॉन्स्टर गिर जाता है और हंस गहरा सांस लेता है। अपने हाथों को देखते हुए वो सोचता है, क्या मैंने जीत लिया? जब कंफर्म होता है तो वो जंप करता है और चैंपियन की तरह शाउट करता है। जिच उसे एक और पोशन देता है और कहता है कि हंस ने उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा किया। हंस स्माइल करते हुए कहता है कि ये सब उसी के वजह से हुआ, पर अचानक कुछ हंस का ध्यान खींचता है और वो पोशन गिरा देता है। हंस कहता है, जिच साइड में देखो, और हम देखते हैं एक मॉन्स्टर हॉर्ड। कई गॉब्लिन्स गुस्से से ग्राउल करते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। हमारा बॉय उन्हें कोल्ड नजर से देखता है, जबकि उसका सर्वेंट फिर से ठंडे पसीने में भीग जाता है। कुछ छोटे कदम आगे बढ़ते हुए प्रोटैगनिस्ट झुकता है और कुछ पत्थर उठाता है, फिर उन्हें सभी मॉन्स्टर्स की तरफ फेंक देता है, जिससे ब्लॉन्ड लड़का डरा हुआ और कंफ्यूज्ड रह जाता है। पत्थर सीधा गॉब्लिन्स के सिर पर लगते हैं और हम देखते हैं कि वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं।
लेकिन जिक बिना किसी रिएक्शन के सीधा खड़ा रहता है। हंस की तरफ देखते हुए वो पूछता है कि वो इतना सरप्राइज क्यों है जब फाइट तो अभी शुरू हुई है। हंस क्यूरियस होके पूछता है कि लड़का क्या कह रहा है, लेकिन उसका मास्टर बस कह देता है कि पीछे देख। जैसे ही वो जायंट ऑक्स को देखता है, सर्वेंट बिल्कुल सफेद पड़ जाता है, जबकि हमारा लड़का उससे कहता है कि चिंता मत करो, उनके पास बहुत सारी पोर्शंस हैं। रात तेजी से गिर जाती है और आसमान में तारे दिखाई देने लगते हैं। हम देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर्स हरा दिए गए हैं और लड़के एक कैंपफायर के पास आराम कर रहे हैं। जिज देखता है कि उसका सर्वेंट पूरी तरह से बेहोश होकर जोर जोर से सो रहा है, उस बात को याद करते हुए जो उनकी पहले हुई थी जब उसने पूछा था कि फ्लोरल उस लड़के की इतनी प्रोटेक्शन क्यों करती है और उसका उस औरत के साथ क्या रिश्ता है। हंस जवाब देता है कि उसकी दादी काउंटेस की नैनी थी, इसलिए फ्लोरल उसे बचपन से पसंद करती थी। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे याद है कि उसकी माँ ने एक सर्वेंट को सिर्फ इसलिए सताया था क्योंकि वो फ्लोरल की नैनी का पोता था। ये सुनकर लड़का एम्बैस्ड और क्यूरियस दोनों हो जाता है और हमारा लड़का उससे पूछता है कि वो उसकी माँ के बारे में क्या सोचता है। हंस जवाब देता है कि वो औरत अच्छी थी, उसने सभी सर्वेंट्स का अच्छे से ख्याल रखा, काउंट के साथ हमेशा रिस्पेक्ट से पेश आई और सबसे साथ दयालु थी। वापस प्रेजेंट मोमेंट में हंस के झूठ को एनालाइज करते हुए जिज को रियलाइज होता है कि घर में कोई उसे पसंद नहीं करता था, सिर्फ उसकी माँ की वजह से। जिस तरह से उसकी माँ सबको ट्रीट करती थी, उसे भी थोड़ा बुरा लगता है अपने पिताजी फ्लोरल और ग्रेग के लिए, हालांकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। तभी अचानक एक गाड़ी जैसे किसी चीज की आवाज उसका ध्यान खींच लेती है। वो उठता है और अपने सर्वेंट को हल्की लातों से जगाता है। सर्वेंट उठता है और कहता है कि अभी सुबह नहीं हुई, लेकिन प्रोटैगनिस्ट वार्न करता है कि कुछ न कुछ पास आ रहा है। हंस अपनी तलवार उठाता है और पूछता है कि क्या ये गॉब्लिन्स हैं या ऑक्स। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो एक कैरेज है। जिच उसे आगे रखकर रास्ता दिखाने को कहता है। फिर से नर्वस होकर पसीना छूटते हुए लड़का कहता है कि शायद वो एक मर्चेंट हो सकता है, लेकिन मास्टर इससे इनकार करता है क्योंकि कैरेज के व्हील्स की आवाज़ बहुत हल्की है। लड़का कहता है कि तो फिर वो सिर्फ उनकी तरह कुछ ट्रैवलर्स ही होंगे, लेकिन यंग मैन जवाब देता है कि कोई भी इस वक्त जंगल के रास्ते ट्रैवल नहीं करेगा। जब आवाज़ और पास आने लगती है, लड़का चुपचाप खड़ा रहता है, सोचता है कि ये कौन हो सकता है। अचानक कुछ कदम उनके पास आते हैं और हम देखते हैं कि वो दो नाइट्स हैं जो एक घोड़े पर हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या ये होली नाइट्स हैं। तभी किसी की आवाज़ आती है जो कहता है कि वो भी यहीं कैंप करने वाले हैं। हमारा लड़का आंखें फाड़ के देखता है, जैसे ही वो बोलने वाली लड़की का चेहरा दिखता है। अपना हुड हटाकर लड़की कहती है कि वो करुणा की फॉलोअर है और उसका नाम है ए लुबेला माइनस सेंट ऑफ मर्सी। सिच तुरंत पहचान जाता है कि ये वही सेंट है जो करुणा से जुड़ी हुई है और जिसने ब्लॉन्ड नाइट की मदद से उसे उसकी पास्ट लाइफ में मारा था। उसकी सबसे बड़ी हैरानी ये होती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे यहाँ मिलेगा। तभी एक और आदमी आगे आता है और कहता है कि उसे उस यंग मैन से मिलकर खुशी हुई। वो है बेलरी वेड, एक असिस्टेंट और करुणा सेंटहुड का कैंडिडेट। आर्मॉय चुपचाप कहता है कि ये आदमी तस्निया की ट्रूप का किलिंग मशीन है। फिर वो उस आदमी से हाथ मिलाता है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा जिसमें अपनी पास्ट लाइफ के लोगों के साथ नए रिश्तों का निर्माण भी शामिल है। फ्रेंडली होकर यंग मैन कहता है कि कैंप करने के लिए यहाँ सबके लिए जगह है और बेली उसका शुक्रिया करता है। हंस की तरफ देखकर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे भी उनका वेलकम करना चाहिए। एक पल में ही लड़का उस लड़की के पैरों के पास घुटनों पर बैठ जाता है, अपना परिचय देता है और दिखा देता है कि वो एक सच्चा चमचा है। जल्दी ही उन दोनों के साथ आए नाइट्स एक बड़ी टेंट लगानी शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी किसी से कहता है कि एक पोल को पकड़ ले। रे आगे बढ़ती है हेल्प करने, लेकिन हंस उसे रोक लेता है और कहता है कि वो ये काम करेगा, एक चीकी स्माइल के साथ, और लड़की बस उसे थैंक यू कहकर रुक जाती है। बिना वक्त बर्बाद किए जिच का सर्वेंट उन बड़े नाइट्स की मदद करता है, जबकि वो उनके कंपैरिजन में छोटा है। मुस्कुराते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसका सर्वेंट सच में काफ़ी एक्साइटेड लग रहा है, जो बिल्कुल समझने लायक है क्योंकि ऐब बहुत ही खूबसूरत है और ग्लेनार्ड कभी भी अपनी टीम में अगली लड़कियों को नहीं लेता। लड़के को उसके ख्यालों से बाहर निकालते हुए कोई पोलाइटली उससे परमिशन मांगता है। उसके बहुत पास एक लड़की पूछती है कि क्या वो थोड़ी देर के लिए उसके पास बैठ सकती है। प्रोटैगनिस्ट हाँ कहता है और सेंट उसका शुक्रिया करती है उसकी मेहरबानी के लिए और उन्हें और उनके साथियों को वहां कैंप करने देने के लिए। मॉडेस्टली लड़का कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि वो लड़की उसके बहुत करीब आ गई है। लड़की उसे घूरती है, नोटिस करती है कि लड़का कुछ बोलने वाला है। जैसे एक्सपेक्टेड था, जिज पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और लड़की जवाब देती है कि वो बस देश में घूम रही है और जब भी वो किसी दर्द में होती है वो ब्लेसिंग्स की दुआ देती है। हमारा लड़का कहता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आन कहती है कि वो बस करुणा की एक फॉलोअर के रूप में अपना फर्ज निभा रही है।
फिर वो पूछती है कि लड़का यहाँ क्या कर रहा है। लड़का जवाब देता है कि वो एक अच्छा इंसान बनने का रास्ता ढूंढ रहा है। अचानक उसके दिमाग में एक स्पार्क आता है और वो लड़की से पूछता है कि क्या वो उसे बता सकती है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए। लड़की इंट्रिग लगती है, लेकिन लड़का कहता है कि शायद वो सबसे बेहतर इंसान है जिससे वो ये सवाल कर सकता था। थोड़ी देर रिफ्लेक्ट करने के बाद सेंट कहती है कि अच्छा और दयालु इंसान बनने के बहुत तरीके हैं। फिर वो पूछती है कि क्या लड़के के पास कोई खास एबिलिटी है। लड़का कहता है कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करने में बहुत अच्छा है। फिर कहती है कि वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज उन लोगों की मदद के लिए कर सकता है जो जरूरत में हैं। कॉन्फिडेंट होके जिक कहता है कि अगर ऐसा है तो वो कल से ही ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू करेगा। अगली सुबह सब लोग शहर में घूमने निकलते हैं। लड़की के साथ चल रहे बेली कहता है कि सारी दुकानें कंस्ट्रक्शन में लग रही हैं और लड़की इस बात से एग्री करती है। आदमी फिर कहता है कि उसे अपनी लेडी से एक ऑर्डर मिला है जिसे उसे पूरा करना है। मुस्कुराती है और उसे गुड लक विश करती है उसकी मिशन के लिए। वो उससे कहता है कि अपना ख्याल रखना, और लड़की कहती है कि वो रखेगी। लेकिन बाद में किसी और जगह हम देखते हैं कि लड़की थोड़ा डिस्टर्ब्ड महसूस कर रही है। जब वो एक एली में जाती है, वो अपने नाइट से कहती है कि उसे वहां से चीख सुनाई दी, और नाइट्स कहते हैं कि वो चेक करेंगे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा देखती है जो उसे शॉक कर देता है। हम देखते हैं कि एक लड़के को मार रहे हैं कुछ लोग, और बाकी लोग सिर्फ देख रहे हैं। एक नाइट आगे बढ़कर अटैकर को रुकने का ऑर्डर देता है, जबकि सेंट बस ये सोचती रहती है कि जिच ऐसा कैसे कर सकता है। कमोशन के बाद दोनों बात करते हैं, और लड़की कहती है कि उसने जिच से कहा था कि वो जरूरतमंद लोगों की मदद करे, तो उसे समझ नहीं आ रहा कि वो मुसीबत खड़ी करने वालों की हेल्प करने क्यों गया। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि उन्हें सुधार की जरूरत है। लड़की ऑर्डर देती है कि आज से उसे सिर्फ वल्नरेबल लोगों की मदद करनी चाहिए और फिजिकल फोर्स का यूज नहीं करना चाहिए। शुरुआत करे एक माफी से उस लड़के के लिए जिसे उसने हर्ट किया। टेबल के पास बैठा हुआ लड़का, जिसका चेहरा सूजा हुआ है, कहता है कि वो ठीक है। अपना परिचय देते हुए लड़का कहता है कि उसका नाम सून है और वो आई की बहुत शुक्रगुजार है उसकी जान बचाने के लिए। क्यूरियस होकर लड़की पूछती है कि उसे क्यों मारा जा रहा था और क्या जिच और दूसरे लड़के उसकी दुकान छीनने की कोशिश कर रहे थे। लड़का कंफर्म करता है और कहता है कि एक ग्रुप है जिसका नाम है सायरन कॉरपोरेशन, जो लोगों को ब्राइब करता है, इंक्लूडिंग मेयर को, ताकि वो जो चाहे ले सकें। लेकिन चाहे उसकी दुकान दूसरों को पुरानी लगे, उसके लिए वो जगह बहुत प्रेशियस है, क्योंकि वो उसके दादा और पापा की यादों से भरी हुई है। जब उसने वो जगह छोड़ने से इनकार किया, तब ग्रुप ने वायलेंस शुरू कर दिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसकी सिचुएशन से अफेक्टेड होके लड़की कहती है कि सू को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पोटी के मेयर से तुरंत मिलकर ये मैटर सॉल्व करेगी। उसका एक नाइट फिर वार्न करता है कि करुमन के फॉलोअर्स को पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन आन कहती है कि करुमा की फॉलोअर होने के नाते वो इसे इग्नोर नहीं कर सकती और प्रॉमिस करती है कि सब कुछ सॉल्व करेगी। वो लड़की तुरंत वहां से निकल जाती है और उसके गार्ड्स उसके पीछे दौड़ते हैं उसका साथ देने के लिए, जबकि जिच को लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। अगले दिन शहर में घूमते हुए हंस पूछता है कि प्रोटैगनिस्ट क्या सोच रहा है। वो जवाब देता है कि वो सेंट के कहने पर वल्नरेबल लोगों की मदद करने वाली बात के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि सेंट खुद भी इस बात को प्रॉपरली नहीं समझती। अपने सर्वेंट के गालों को पिंच करते हुए वो कहता है कि वो इस बात को लेकर भी वरिड है कि वो लड़की अभी तक कैंप पे वापस नहीं आई है। तभी अचानक दोनों लड़के देखते हैं कि एक ग्रुप ऑफ लोग एक वॉल पे लगे एक नोटिस को देख रहे हैं, जिसमें किसी के वांटेड होने की इन्फॉर्मेशन है। क्यूरियस होकर वो पास जाते हैं और लोगों को ये कहते सुनते हैं कि नोटिस में जिस आदमी का फोटो है उसने डेप्यूटी मेयर का मर्डर किया है। जिच की आंखें तुरंत बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि पोस्टर पर जो चेहरा बना होता है वो आका होता है। हंस भी जो देखता है उसे शॉक हो जाता है, जबकि हमारे लड़के को पूरी तरह से लगता है कि कुछ तो गलत है। शहर के लोग कह रहे होते हैं कि उन्होंने सुना है कि वो लड़की करवन की एक विच है और शहर में जो भी केओस हो रहा है वो उसके कर्ज की वजह से है, इसलिए रात में घर के अंदर चिपक के रहना बेहतर है। सब लोग घबरा के भागने लगते हैं ताकि जल्दी से अपने घर बंद कर सके, डर के मारे कि अब क्या होने वाला है। वरिड होके प्रोटैगनिस्ट का सर्वेंट पूछता है कि उसके हिसाब से क्या हुआ। हमारा लड़का कहता है कि कुछ तो अजीब लग रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि वो भी निकल लें। थोड़ी देर बाद दोनों शहर से गुजरते हुए चल रहे होते हैं, जो रात होते ही बिल्कुल सन्नाटा हो चुका है। जिच याद करने की कोशिश करता है कि क्या उसकी पिछली लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन उस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि उसे पोटी पर किसी कर्स या आके किसी को मारने की कोई मेमोरी नहीं है। उसका डाउट ये है कि क्या सब कुछ बदल गया क्योंकि इस लाइफ में वो सेंट से मिल गया। अचानक उसका सर्वेंट उसका ध्यान खींचता है और वॉर्न करता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एक पैर जो ह्यूमन नहीं लगता नजदीक आता है और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर अजीब सी आवाज निकाल रहा होता है। तब पता चलता है कि वो एक ज़ॉम्बी औरत है। डर के मारे ब्लॉन्ड लड़का पूछता है कि क्या वो सच में एंडेड है।
जबकि हमारा लड़का बिना हिचकिचाए मॉन्स्टर पर चार्ज करता है और 5 सेकंड के अंदर ही उसे अपनी तलवार से खत्म कर देता है। घुटनों पर गिरकर हंस पूछता है कि ऐसा कुछ शहर में चल कैसे रहा था। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे भी नहीं पता, लेकिन कुछ तो डेफिनेटली ठीक नहीं लग रहा। कहीं और कोई कह रहा होता है कि अच्छा हुआ किसी की जान नहीं गई। टॉर्च जला के 2 गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि वो मॉन्स्टर के बॉडी का ध्यान रखेंगे और लड़कों का उनकी मदद के लिए शुक्रिया करते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि अब उनका अंदर चले जाना बेहतर होगा और वो अपनी टॉर्च ब्राउन लड़के को दे देता है, वार्निंग देता है कि विच के कर्स का उनपे भी असर हो सकता है। गार्ड्स अनडेड को ले जाते हैं। जब प्रोटैगनिस्ट का सर्वेंट पूछता है कि क्या वो सच में मानता है कि आ एक विच है, तो लड़का कहता है नहीं, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि जो भी असली कल्प्रिट है वो उस लड़की का नाम सिर्फ डिस्गाइज के लिए यूज कर रहा है। क्यूरियस होकर ब्लॉन्ड लड़का पूछता है कि उसे इतना श्योर कैसे है। जिक कहता है कि क्योंकि लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। तब उसका सर्वेंट पूछता है कि क्या वो उस लड़की के बारे में कुछ जानता है जो वो छुपा रहा है। हमारा लड़का ब्लफ करता है और कहता है कि बस उसका चेहरा देखकर ही समझ आ जाता है कि वो एक अच्छी इंसान है। अचानक उसे कुछ सुनाई देता है और वो तुरंत पलट के देखने लगता है कि वो क्या था। हंस कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि लड़के ने क्या सुना, लेकिन हमारा लड़का कुछ नहीं कहता और सीधे ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है, घर से दूर एक स्ट्रक्चर की तरफ। जल्दी से उस जगह पहुंचकर वो देखता है कि वहां आ खड़ी है और पूछता है कि वो उस जगह क्या कर रही है। हंस वहीं खड़ा रहता है, मुंह खुला का खुला, क्योंकि वो लड़की को कोने में छुपते हुए अकेली देखता है। फिर सब लोग वापस घर लौट जाते हैं। स्नान के बाद सेंट उसके पास आती है और प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि जो कपड़े उसने दिए थे क्या वो फिट आए। लड़की कंफर्म करती है कि हाँ आए। तब लड़का कहता है कि उसका सर्वेंट डिनर लेने गया है और जल्दी वापस आएगा। फिर वो पूछता है कि वो नाइट्स कहाँ गए जो उस लड़की की प्रोटेक्शन के लिए थे। बस अपना सिर झुका लेती है और लड़का पूछता है कि क्या वो लोग किसी और मिशन पे चले गए। लड़की कहती है कि ये सब उसकी गलती है। आंखों से आंसू गिरते हैं जब वो कहती है कि नाइट्स उसकी वजह से चले गए। ज्यादा रिएक्शन दिए बिना प्रोटैगनिस्ट उसे वांटेड पोस्टर देता है जिसमें उसका चेहरा है और पूछता है कि क्या ये सब कुछ उस पोस्टर में लिखे बातों से रिलेटेड है। डेस्परेटली सेंट कहती है कि वो कोई विच नहीं है। जिक फिर कहता है कि उसे पता है। इस बात पर लड़की हैरान हो जाती है उसके ट्रस्ट देखकर। वो कंटिन्यू करता है और कहता है कि उसे पता है कि वो बुरी बातें नहीं करेगी, लेकिन वो जानना चाहता है कि उनकी आखिरी मुलाकात के बाद उसके साथ क्या हुआ। अब फिर कहती है कि वो सब कुछ बताएगी। हम लौट जाते हैं उस दिन पर जब उसने दुकान वाले लड़के का मसला सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया था, क्योंकि मेयर जो ग्रीडी लगता था उसके ऑपोजिट डिप्यूटी मेयर बहुत रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी इंसान था। तब मेयर के पीछे खड़े आदमी ने कहा कि गेस्ट के लिए एक मील अरेंज करनी चाहिए, तो मेयर ने थोड़ी हेजिटेशन के बाद सबके लिए डिनर अरेंज करने के लिए हाँ कर दिया, जबकि वो वैसे रुकना नहीं चाहता था। कहती है कि अगर उनके लिए ज्यादा तकलीफ ना हो तो वो डिनर एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि होली नाइट्स बहुत भूखे थे। उसकी सिर्फ एक गलती थी, बिना किसी प्लानिंग के रात के बीच में मेयर से मिलने चले जाना। खाना खत्म होने के बाद वो लोग उस आदमी का शुक्रिया अदा करने गए उसकी मेहरबानी के लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका ऑफिस एंटर किया उन्हें समझ आ गया कि कुछ बहुत ही भयानक हो चुका है। उसके नाइट्स तुरंत उसके सामने खड़े हो गए ताकि उसकी रक्षा कर सकें। मेयर, जो डेड बॉडीज से घिरा हुआ था, कहने लगा कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। शॉक में एक नाइट चिल्लाकर आज से कहता है कि वो रूम के पीछे देखे जहां बेलो की स्टैचू हवा में तैर रही होती है और उसके आसपास एक पर्पल लाइट होती है। तब कहती है कि मेयर बेलो का पपेट है। मुस्कुराते हुए वो आदमी कहता है कि फाइनली उसने सब समझ लिया। घबराकर लड़की पूछती है कि वो क्या साजिश कर रहा है। अचानक जमीन पर पड़े लोग उठने लगते हैं और मेयर रिवील करता है कि वो लड़की को उस स्टैचू के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है। ज़ॉम्बीज तेजी से तीनों पर अटैक करते हैं। नाइट्स तुरंत काउंटर अटैक करते हैं, सेंट की पावर से प्रोटेक्टेड। लेकिन आइम को रियलाइज होता है कि वहां अनडेड्स की संख्या बहुत ज्यादा है और वो शायद सबको हैंडल नहीं कर पाएगी। उसका एक नाइट मुड़कर पूछता है कि क्या लड़की ठीक है। तभी वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसके पीछे आ रही है। वो तुरंत को पीछे देखने को कहता है, लेकिन समय कम देखकर वो उसे पीछे धकेल देता है और खुद अटैक जवाब देता है। उसकी जगह मार खाने के लिए आगे बढ़ जाता है। बैठकर जिक पूछता है कि क्या लड़की सच में बेलो के फॉलोअर्स के बारे में बात कर रही है। कंफर्म करती है और कहती है कि ये लोग एक ईविल गॉड को सर्व करते हैं जो तबाही और अफरा तफरी चाहते हैं और उसके नाम पर अटैक्स करते हैं। प्रोटैगनिस्ट इंट्रिग्ड होकर पूछता है कि ये लोग पोटी में क्या करने आए हैं। लड़की कहती है कि उसे लगता है कि वो लोग एक रिचुअल प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उसने मेयर के पीछे वाली स्टैचू पर लिखा देखा था, आई ऑफर द सिटी टू बेलो। हमारा लड़का दिखाता है कि उसे पता है ये सब क्या है और उसका दोस्त पूछता है कि वो क्या छुपा रहा है। जवाब में लड़का कहता है कि शहर में शायद ऐसी और हिडन स्टैचूज भी होंगी और जो किताब मेयर के हाथ में थी वो ही कैटलिस्ट है जो उनका पावर एक्टिवेट करता है।
सेंट फिर कहती है कि मैंशन से भागने के बाद उसने करुम और टेम्पल में मदद लेने की कोशिश की, लेकिन शहर बंद था और वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाई और वो फिर से रो पड़ती है। लड़की कहती है कि उसे रिचुअल रोकना होगा और जिच कहता है कि वो इसमें उसकी मदद करेगा। फिर वो पूछता है कि क्या ये गुड डीड काउंट होगी। आ कहती है हाँ, लेकिन वो वरीड है क्योंकि हो सकता है वो उसे खतरे में डाल रही हो। हमारा लड़का कहता है कि उसे उसकी चिंता मत करो और बताता है कि अगले दिन रात को वो मेयर के मैंशन जाएंगे, तो लड़की को चाहिए कि वो अपने कमरे में जाकर आराम करे। जब वो डोर खोलता है, प्रोटैगनिस्ट डिस्कवर करता है कि हंस उनकी बात सुन रहा था, लेकिन हंस पूरी दृढ़ता से इनकार कर देता है। जिच को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि वैसे भी उसके लिए एक काम है। फिर बहुत धीरे से उसके कान में प्लान बताता है। जो भी प्लान है, सर्वेंट सुन के शॉक में रह जाता है। अगली रात हम देखते हैं कि मेयर की मैंशन के बैकयार्ड में दो आदमी बेहोश पड़े हुए हैं। हमारा लड़का और उसका साथी एक बालकनी के थ्रू मैंशन के अंदर एंटर करते हैं, लड़की को उठाए हुए। लड़का पूछता है कि क्या वो ठीक है और लड़की कहती है हाँ। दोनों तेजी से हॉलवे में मूव करते हैं और उस दरवाजे के सामने रुकते हैं जहां सेंट ने लास्ट टाइम मेयर से मुलाकात की थी। लड़की कहती है कि स्टैचू वही थी और प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे लग रहा है कि इस दरवाजे के पीछे कुछ ईविल मौजूद है। ज्यादा इंतजार किए बिना दोनों रूम के अंदर एंटर करते हैं और देखते हैं कि मेयर एक विंडो के सामने पर्पल लाइट में खड़ा है। तब कहती है कि इसी आदमी ने डेप्यूटी मेयर को मारा था। आगे बढ़ के जिच अटैक करता है और उसे स्वॉर्ड से कॉर्नर में ले जाता है, लेकिन मेयर कोई रिएक्शन नहीं देता, जो लड़के को कंफ्यूज करता है। वरीड होके सेंट कहती है कि वो केयरफुल रहे क्योंकि अनडेड्स आ सकते हैं। मेयर के पीठ पर पांव रखकर उसे धक्का देता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि लड़की ने गलत आदमी को एक्यूज किया है क्योंकि जो आदमी अभी जमीन पर गिरा है वो मास्टरमाइंड नहीं है। शॉक्ड होती है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो सही थी। तभी अचानक मेयर के मुंह से पर्पल ऑरा निकलने लगता है। मुस्कुराते हुए जिच कहता है कि उन्होंने अभी अभी असली विलन को पकड़ लिया है जो सब केओस के पीछे था। एक आदमी सामने आता है और कहता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लड़की खुद वापस लौट आएगी। तब पता चलता है कि असली विलन डेप्यूटी मेयर है जो कभी मरा ही नहीं था। शॉक्ड होकर लड़की कहती है कि उसे पूरा यकीन था कि वो आदमी अब उनमें नहीं रहा। फिर तुरंत उसे समझ आता है कि वो बेलो की पावर वाली किताब पकड़े हुए है। एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ डेप्यूटी मेयर कहता है कि ये किताब ही रिचुअल का की है और लड़की पूछती है कि उसने ये किताब कैसे हासिल की। जिक कहता है कि नी सिचुएशन समझ गई है और कि मेयर सिर्फ किसी और के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था जब तक उसे हटाया गया, क्योंकि वो बस एक पपेट था, ईविल गॉड का फॉलोअर नहीं, और सब कुछ शुरू से कंट्रोल कर रहा था डेप्यूटी मेयर खुद। पसीने में भीगता हुआ वो कहता है कि ये सच नहीं हो सकता। बेन पूछता है कि उसने होली नाइट्स के साथ क्या किया। हंस करके डेप्यूटी मेयर कहता है कि उसे अब इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी बॉडीज अब मछलियों का खाना बन चुकी हैं। उसकी एक ही कंफ्यूजन बची है, ये लड़का कौन है जो उस लड़की के साथ है, क्या ये कोई सीक्रेट गार्ड है। जिक्स तब रिवील करता है कि उसका कैटवुमन से कोई लेना देना नहीं है। डेप्यूटी मेयर इंटरेस्टेड होकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तब लड़का कहता है कि उसे किसी फिश हेड पर भरोसा करने वाले इंसान को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। गुस्से में डेप्यूटी मेयर पूछता है कि क्या उसने वाकई ऐसा बोला, क्योंकि वो बेलो से पनिशमेंट मांग रहा है। स्माइल करते हुए हमारा लड़का कहता है कि वो फिश हेड से पनिशमेंट क्यों लेगा। इस बात से डेप्यूटी मेयर फ्यूरियस हो जाता है और घूरता है कि लड़का अपनी लास्ट सांस तक अपनी इस ब्लास्फेमी की सजा भुगतेगा। अनडेड दिखाई देते हैं और डेप्यूटी मेयर चिल्लाता है, ऑर्डर देता है कि सब लोग लड़के को खत्म करें और लड़की को जिंदा रखें। बिना किसी हेजिटेशन के क्रिएचर्स अटैक करते हैं। सेंट जिच को ब्लेस करती है और उसे केयरफुल रहने को कहती है। अपनी स्किल एक्टिवेट करने के बाद और लड़की की प्रोटेक्शन में लड़का ब्यूटीफुली स्ट्राइक्स डॉज करता है और एक एक करके ब्लू लाइट से चमकती तलवार से काउंटर अटैक करता है। जब डेप्यूटी मेयर अपने मिनियंस को गिरता देख रहा होता है, वो सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कोई अनडेड को इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। इसी बीच प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि उसकी कुछ माना वापस आ गई है। वो डेप्यूटी मेयर का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वो और मॉन्स्टर्स समन नहीं करेगा। गुस्से से कांपते हुए डेप्यूटी मेयर कहता है कि लड़के का एरोगेंस यहां उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा क्योंकि रिचुअल की तैयारी पूरी हो चुकी है। सिक कहता है कि उसे डाउट है, जो डेप्यूटी मेयर को शॉक कर देता है। एक स्मर्क के साथ लड़का कहता है कि वो सिटी में छुपी सारी स्टैचूज ढूंढ के डिस्ट्रॉय करेगा। डेप्यूटी मेयर कहता है कि वो ये काम नहीं कर पाएगा, लेकिन लड़का कहता है कि कैटवुमन का एक मेंबर जरूर कर सकता है। वो रिवील करता है कि डेप्यूटी मेयर ने एक पॉइंट तक स्टैचूज को प्रोटेक्ट किया था। आगे आकर पूछती है कि क्या ये वाकई पॉसिबल है। लड़का कंफर्म करता है और कहता है कि पोर्टी में सब स्टैचूज डिस्ट्रॉय करने के बाद बस मेंशन जाकर लास्ट स्टैचू तोड़ना होगा। फ्यूरियस होकर बेलो का फॉलोअर कहता है कि लड़का सिर्फ एक गंदा कचरा है और अनडेड को फिर से उठने का ऑर्डर देता है।
जिक्स तुरंत अपनी तलवार निकालता है और बिना रुके क्रिएचर्स पर वार करता है, जिससे उसका अपोनेंट और भी ज्यादा गुस्से में आता है और उसकी एली परेशान हो जाती है। आन के पास जाकर वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है कि वो हिलना नहीं, वरना चोट लग सकती है, क्योंकि अब वो दोनों यहां से निकल रहे हैं। पसीना पसीना होके लड़की कहती है कि एंट्रेंस ब्लॉक्ड है। प्रोटागनिस्ट विंडो की तरफ भागता है और लड़की कहती है कि रुक जाओ। बिना रुके लड़का अपनी बैग से ग्लास तोड़ता है, ध्यान रखते हुए कि उसकी दोस्त को चोट न लगे। डेप्यूटी मेयर कंक्लूड करता है कि उसने उन दोनों को खो दिया है और डिसाइड करता है कि अब अपनी ईविल प्लान को दोबारा रिव्यू करेगा। नेक्स्ट डे किसी की आवाज़ पूरी सिटी में गूंजती है जब पोस्टर्स स्प्रे किए जा रहे होते हैं, जिसमें कहा जा रहा होता है कि विच आइन ने मेयर को मार दिया। लोग तुरंत इकट्ठे होते हैं और जमीन पर पड़े पेपर्स उठाते हैं। ये न्यूज़ सुन के सब शॉक में होते हैं और कंफ्यूज्ड होते हैं जब पोस्टर पर एक अननोन इंसान की तस्वीर होती है। हम डिस्कवर करते हैं कि वो जिच है जिसे विच का फॉलोअर बताया जा रहा है। अपना वांटेड पोस्टर देखकर हमारा लड़का कहता है कि उसका ड्राइंग तो कमाल का बना है और ये उल्टा सीधा स्केच भी उसकी हैंडसमनेस छुपा नहीं सकता। बस एक ही चीज़ अजीब लगती है। ब्रेड का टुकड़ा काटते हुए वो कंक्लूड करता है कि डेप्यूटी मेयर शायद उसका स्केच अच्छे से बनाने में लेजी हो गया। फिर वो से कहता है कि इतनी टेंशन ना लें, पहले कुछ खा लेते हैं। गम वुमन पूछती है कि खाना कहाँ से आया। लड़का बताता है कि उसने कहीं से बोरो किया, क्योंकि कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता और कोई और ऑप्शन नहीं था। अपने घुटनों पर गिरकर लड़की साई करती है और लड़का कहता है कि उसने कुछ नहीं चुराया, बस क्रेडिट पर लिया है। लड़की पूछती है कि क्या ऐसा करने के लिए ओनर की परमिशन जरूरी नहीं होती। जिक्स कहता है कि तुम हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं जी सकती, लेकिन वो वापस जाके डबल प्राइस पे करेगा माफी के रूप में। लड़की फिर पूछती है कि हंस कहाँ है और लड़का कहता है कि उसने उसे एक मिशन पर भेजा है, एक ऐसा मिशन जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ब्रेड खाते हुए आप पूछती है कि अब वो लोग कहाँ जा रहे हैं और प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अगला स्टेप है स्टैचूज को ढूंढना। थोड़ी कंफ्यूज्ड होके लड़की पूछती क्या उसे पता है कि वो उन्हें कैसे ढूंढेंगे। हमारा लड़का कहता है कि उन्हें स्लम्स से शुरू करना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक जगह दिमाग में है। कुछ देर बाद वो उस जगह पर पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि 3 जवान लड़के एक एली में इकट्ठे हुए हैं। जिच उनके पास जाता है और उनमें से एक लड़के का ध्यान खींचता है, कहता है कि काफी टाइम हो गया। डर के मारे तीनों लड़के चिल्लाने लगते हैं जब वो को देखते हैं, कहते हैं कि वो विच है और लड़का उसका सच में सबऑर्डिनेट है। वो तुरंत भागने लगते हैं, तय करके कि उन्हें भागने नहीं देना। प्रोटैगनिस्ट हवा में जंप करता है और एक लड़के के ऊपर लैंड करता है और दूसरे 2 के सामने, ताकि उनका रास्ता रोके। मुस्कुराते हुए कहता है कि उन्हें भागने की जरूरत नहीं है, वो उन्हें काटेगा नहीं। 2 लड़के वहीं रुक जाते हैं, शॉक में मुंह खुला छोड़ के, डर के मारे कि वो वहीं मर जाएंगे। उनके चेहरे देखकर सेंट कहती है कि वो उन्हें उस दिन से पहचानती है जब सोन को मारा गया था। जिच देखता है कि तीसरा लड़का भागने ही वाला है, तुरंत मुड़कर उससे पूछता है क्या वो ऐसा इंसान है जो अपने दोस्तों को छोड़ देता है। अपना हाथ उसके सिर पे रखकर जब कोई रास्ता नहीं बचा तो लड़का कहता है कि वो लोग क्रिमिनल्स हैं और उनके साथ पब्लिक में देखा जाना उसके लिए सिर्फ प्रॉब्लम बनेगा। एक छोटी सी स्माइल के साथ प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे उस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी को अपनी टीम में लेना चाहता है। जमीन पर बैठे लड़के पूछते हैं कि वो उसकी मदद क्यों करें, लेकिन तुरंत अपनी राय बदल लेते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें इस काम के लिए अच्छी पेमेंट मिलेगी। आंखों में चमक के साथ तीनों आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि वो कैसे मदद कर सकते हैं। इंटरोगेशन शुरू करते हुए जिच पूछता है क्या उन्हें कोई ऐसा इंसान याद है जो अचानक बीमार हो गया या मर गया हो बिना किसी वजह के, जैसे उसकी लाइफ फोर्स छीन ली गई हो। 2 लड़के एक रेड हेड लड़के की तरफ देखते हैं जो घूमकर कहता है कि उसे ऐसा कोई नहीं याद। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि जब वो इन्फॉर्मेशन के पैसे ले रहा है तो कुछ छुपा क्यों रहा है। जब जवाब नहीं मिलता तो वो उस लड़के का गला पकड़ता है ताकि उसकी मेमोरी स्टिमुलेट हो जाए। फिर भी लड़का कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। सबको सरप्राइज करते हुए आगे आती है और घुटनों के बल बैठकर उस लड़के से विनती करती है कि वो जो जानता है बता दे। उस लड़की को देखकर हमारा लड़का पूछता है कि वो क्या कर रही है। सेंट जवाब देती है कि वो लड़कों को बताना चाहती है कि यकीन करना मुश्किल है, लेकिन शहर डेंजर में है और उसे बचाना जरूरी है, क्योंकि एक रात में ही ये शहर मौत का नगर बन सकता है। चिल्लाते हुए रेड हेड लड़का कहता है कि अनडेड्स उसी के वजह से घूम रहे हैं और अगर नहीं होती तो उसका भाई अब बीमार नहीं होता, और आखिरकार वो सब बता देता है जो वो छुपा रहा था। जिच उस लड़के से कहता है कि वो उसे अपने भाई के पास ले चले, लेकिन वो मना कर देता है। जब प्रोटैगनिस्ट इरिटेट होता है तो वो सिंपली उस लड़के को उठाता है और कहता है कि चलो, अब तो तुम्हारे घर का पता खुद ही लगाना पड़ेगा। काफी दूर एक केबिन में, जो देखने में पुरानी और छोड़ी हुई लगती है,
सेंट कहती है कि उसने पूरी कोशिश की, लेकिन जब तक रूट कॉज नहीं मिलेगा बीमार लड़का ठीक नहीं होगा। प्रोटैगनिस्ट फिर रेड हेड लड़के से पूछता है क्या कोई उसके भाई के पास आया था, तो वो हाँ कहता है और बताता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि कौन उसके भाई पर अटैक कर रहा था। हमारा लड़का पूछता है कि वो कौन था। लड़का आंखें सिकोड़ता है और कहता है कि कैसे याद नहीं, तुमने उसे पहले भी देखा है। रिवील करता है कि वो शॉप ओनर था जिसे उन्होंने मिलकर सून के साथ मारा था। शॉक्ड आप पूछती है क्या वो श्योर है, तो लड़का कहता है हाँ, वो वही आदमी था जिसे आ ने बचाया था, जिसने उसके भाई को बीमार कर दिया। अगर आ नहीं होती तो वो कुछ कर सकता था। जिक्सन उस लड़के से कहता है कि शांत हो जाओ और पूरा डिटेल में बताओ कि क्या हुआ, क्योंकि उसे पूरा समझना जरूरी है। पास्ट में ले जाते हुए लड़का कहता है कि एक दिन वो घर देर से पहुंचा और जॉर्ज नहीं मिला। क्योंकि वो काफी कमजोर बच्चा था, वो तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा, डर था कि कुछ बुरा ना हो गया हो। जब वो एक गली के पास पहुंचा तो उसने एक आवाज सुनी और देखा कि कोई उसके भाई पर किसी टाइप की शक्ति से हमला कर रहा था। मास्क्ड आदमी ने उसे भी देख लिया और भाग गया, लेकिन वो उसके पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया। उस वक्त उसने आदमी का मास्क उतार दिया और पूछा कि उसने उसके भाई के साथ क्या किया। पता चला कि वो आदमी सून ही था। जिक्स पूछता है कि क्या उस दिन के बाद ही उसका भाई बीमार पड़ गया, तो लड़का कंफर्म करता है, कहता है कि क्योंकि उसके भाई के ऊपर कोई चोट नहीं थी और वो होश में आ गया था तो उसे लगा सब ठीक है। लेकिन उसके बाद जॉर्ज पतला होने लगा, कहता था कि उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं है और बेहोश हो जाता था। थोड़ी देर के बाद प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या इसी वजह से लड़के ने उससे मदद मांगी थी। कंफर्म करते हुए वो कहता है कि वो सून का डैगर चुराने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उससे डील कर सके और बदले में अपने भाई के इलाज की मांग कर सके, लेकिन उसका प्लान आ की वजह से खराब हो। उदास होकर लड़की माफी मांगती है, कहती है कि उसने सिचुएशन गलत समझ ली क्योंकि उसे लगा कोई कमजोर इंसान अटैक हो रहा है। लड़का पूछता है कि क्या उसे ये इसलिए लगा क्योंकि कई लोग सून को पीट रहे थे, या क्योंकि वो स्लम्स से है, या शायद इसलिए क्योंकि वो ठग जैसा दिखता है। ये सुनकर लड़की चौंक जाती है जब वो पूछता है कि क्या वो इसी तरह स्ट्रांग और वीक लोगों में फर्क करती है। सिच बीच में आके कहता है कि बस अब और नहीं। फिर कहता है कि लड़की ने अपनी जिंदगी हमेशा सुरक्षित रहते हुए बिताई है, इसलिए उसे रियल वर्ल्ड का ज्यादा अनुभव नहीं है। फिर वो लड़के से पूछता है कि क्या वो उससे भी नफरत करता है, जबकि उसने उसे तब धोखा दिया जब आई थी। लड़का जवाब देता है कि नहीं, क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी कंडीशन की परवाह किए बिना उनकी मदद की थी। ये बात सुनकर हमारा लड़का चुप हो जाता है। केबिन से बाहर निकलते हुए वो अपनी साथी से पूछता है कि उसे सिचुएशन के बारे में क्या लगता है। वो कहती है कि उसने बेलो और जॉर्ज के अंदर एक गंदी एनर्जी महसूस की और ये भी कि लड़का किसी ऑफरिंग जैसे लगता है। जिच कहता है कि अगर ऐसा है तो वहीं से शुरू करते हैं और बताता है कि उसने कुछ नया पता लगाया है। अब हम दुकान पर ले जाए जाते हैं जहां सून डब्बे इधर उधर ले जा रहा होता है। अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। जब वो बेसमेंट का दरवाजा खोलता है तो डिसाइड करता है कि नीचे जाकर चेक करे। जब वो पीछे के एरिया तक पहुंचता है तो उसे लगता है कि शायद सिर्फ कोई चूहा था, लेकिन अचानक प्रोटैगनिस्ट उसके पीछे आ जाता है और पूछता है कि क्या वो उसे याद करता है। अंदर ही अंदर सोचता हुआ लड़का हैरान होता है कि हमारा लड़का यहाँ क्या कर रहा है। जल्दी से सिच बताता है कि पिछली बार वो उसे पूरा नहीं पीट पाया था, इसलिए अब वापस आया है काम पूरा करने। लेकिन इस बार कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि जिस गार्जियन एंजल ने उसे पिछली बार बचाया था वो अब हेल का एंजल बन चुका है। सून जोर से जमीन पर गिरा दिया जाता है और दर्द से चीखता है। फिर वो प्रोटैगनिस्ट से अपनी जान बख्शने की भीख मांगता है और पूछता है कि उसने क्या किया। हमारा लड़का कहता है कि वो पीछे खड़े फिश हेड से पूछे और कहता है कि शायद उसे थोड़ा और पीटने की जरूरत है ताकि याद आ जाए। चोट खा चुका शॉपकीपर कहता है कि क्या जिक को लगता है कि वो बेलो का फॉलोअर है, और जोर देकर कहता है कि वो नहीं है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे पता है कि वो फॉलोअर नहीं है, बल्कि एक ऐसा हरामी है जो उनके ग्रुप के पीछे घूमता रहता है और जो बचा कुचा मिलता है उसे उठा लेता है। आज सब देख रही होती है, दुखी दिख रही होती है। अचानक उसकी आंखें फैल जाती हैं क्योंकि उसका साथी तलवार निकाल लेता है। हमारा लड़का कहता है कि अब जब स्टैचू मिल गया है तो उन्हें सूंड की जरूरत नहीं है। घबराकर लड़का कहता है कि उसे पता है कि बाकी स्टैचूज कहाँ हैं और शॉपकीपर को कॉलर से पकड़कर प्रोटैगनिस्ट उसे तुरंत बताने को कहता है। लेकिन सून मुस्कुराता है और कहता है कि वो ये इन्फॉर्मेशन फ्री में नहीं दे सकता जब तक उसे ये गारंटी न मिले कि उसकी जान बचाई जाएगी। जिक्स के चेहरे को देखकर वो पूछता है कि क्या वो समझ गया है कि सिचुएशन क्या है। गुस्से में प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो बेकार के लोगों में आता है और उसे पहले ही मार देना चाहिए था। आप पूछती है कि क्या शॉपकीपर इतना बुरा है, तो वो जवाब देता है कि क्या उसे लगता है कि वो कोई इडियट है। लड़की को इंसल्ट करते हुए वो कहता है कि इसी वजह से लोग उसे विच बुलाते हैं। दुखी होकर सेंट पूछती है कि जब उसने पहले कहा था कि वो बेलो का फॉलोअर नहीं है तो अब ऐसा क्यों कर रहा है। सून जवाब देता है कि वो सब कुछ पैसों के लिए कर रहा है
और उसे अपनी पुरानी सड़ी गली दुकान से नफरत थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने पिता और दादा के दिए हुए सब कुछ से। तो जब उसे सब कुछ छोड़ने का मौका मिला उसने ले लिया। जिच उसे काट के कहता है कि वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जबकि शॉपकीपर डिमांड करता है कि अगर उन्हें स्टैच्यूज के बारे में कुछ जानना है तो उसे छोड़ दिया जाए। हमारा लड़का कहता है कि अब उसने अपना मन बदल लिया है और उसे यहीं खत्म कर देगा, क्योंकि अब वो खुद भी लोकेशन का अंदाजा लगा सकता है। उसे साफ दिख रहा है कि लड़का झूठ बोल रहा है। सून कहता है कि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा और डेस्परेट होकर आइम से रिक्वेस्ट करता है कि वो प्रोटैगनिस्ट को रोके, क्योंकि वो एक वल्नरेबल इंसान है। सेंट चुप रहती है, सोचती है कि क्या करे, फिर जिद से कहती है कि वो लड़के से छुटकारा पाए। चिल्लाता हुआ सून बार बार विनती करता है कि उसे बख्श दिया जाए। अचानक वो चुप हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे उसकी जान चली गई हो। आग को बुरा लगता है और उसे उल्टी जैसे महसूस होती है। लेकिन लड़की के पास आते हुए प्रोटैगनिस्ट सून से कहता है कि अगर वो उसे दोबारा दिखा तो वो कामना करेगा कि काश वो मर गया होता। छोड़कर जाते हैं उस लड़के को जो जमीन पर चोट खा के पड़ा होता है, इतना डरा हुआ कि लगभग उसका कंट्रोल छूट जाता है। डी वापस लौटता है रेड हेड लड़के के केबिन में। हम देखते हैं कि लड़की पोर्च पर अकेली बैठी होती है, खुद में कुछ सोचती हुई। अचानक हमारा लड़का पास आता है और उसे थोड़ा ब्रेड देता है, फिर पूछता है क्या वो ठीक है। आ कहती है कि उसने हमेशा गलत फैसले लिए, क्योंकि सून और टिमी के केस में भी उसके अंदर के बायसेस ही जीत गए, जबकि करुणा ने उससे ये कभी न करने को कहा था। जिच पूछता है क्या वो गिल्ट फील कर रही है और कहता है कि उसे ऐसे महसूस करने की जरूरत नहीं है। लड़की फिर अपने पुराने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसे ही उससे एडवाइस मांगनी चाहिए थी। ब्रेड खाते हुए लड़का कहता है कि उसके पास देने को कुछ खास नहीं है, बस वही जो वो पहले से जानती है, और वैसे भी उसकी बातें उसके किसी काम की नहीं होंगी, तो बेहतर होगा कि आन खुद ही कोई रास्ता निकाले, चाहे एक्सेप्ट करके या छोड़कर आगे बढ़कर, क्योंकि गिल्ट को ज्यादा देर तक पकड़कर रखना उसे और ज्यादा दुखी देगा। सेंट फिर कहती है कि वो उसे ज्यादा मैच्योर है जितना उसने सोचा था। जिच पूछता है उसने क्या कहा, तो वो जल्दी से बात टाल देती है, कहकर कि कुछ नहीं, और ये भी कहती है कि उन्हें जल्दी दूसरी स्टैच्यू ढूंढने निकलना चाहिए। थोड़े उदास चेहरे के साथ लड़की माफी मांगती है कि उसने इतनी कम मदद की, लेकिन हमारा लड़का कहता है कि ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें न करे, क्योंकि अब